हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो फाइनेंस। इग्नो फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। आई एम आकाश और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये उन टॉपिक्स में से एक है जिस टॉपिक में पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है या प्रॉब्लम आती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। स्टिल अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि सारे डाउट्स आपके इसी सेशन में सॉर्टेड हो जाए। और एक बात और, मैं इस सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको 2 से 3 पार्ट में ब्रेक कर दूँ ताकि सेशन छोटा छोटा बने, ज़्यादा लंबा ना हो। और अपने लास्ट पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, पीजी के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हो, उदाहरण के तौर पे सीयूईटी एग्जामिनेशंस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस, या फिर कोई भी वैसा एग्जामिनेशन जहाँ पे इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं और ख़ास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन तमाम तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको ये टॉपिक मदद करेगी। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम अभी नेशनल इनकम को जब डिस्कस करते हैं तो इसके पहले बहुत सारे वैसे की टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ध्यान से हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे, इन एन इकोनॉमी थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। गाइस, फर्स्ट लाइन बिल्कुल अपने आप में क्या बताता है कि इकोनॉमी में जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके थ्रू। ठीक है, दिस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर देन सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। और जो गुड्स और सर्विसेज बनकर तैयार होते हैं उन्हें फिर सेल किया जाता है, बेचा जाता है कंज्यूमर्स को। और वो कंज्यूमर्स कैसे हो सकते हैं? या तो वो एक वैसे कंज्यूमर है जिन्हें उस गुड को परचेज करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूम कर लेना है, और या फिर एक कंज्यूमर वैसा भी हो सकता है जो कि एक बिजनेसमैन हो। उसे कोई भी पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज इसीलिए चाहिए ताकि उसका इस्तेमाल करके वो किसी और गुड्स को बना सके और उसे मार्केट में बेच सके। मैं अल्टीमेटली बात कर रहा हूँ इंटरप्राइजेस की। ठीक है, फर्दर द गुड्स परचेज्ड बाय दिस एंटिटीज कैन ईदर बी फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। मैं आपको ये बिल्कुल उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अगर सपोज करो कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल एक इंडिविजुअल हूँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे घर पे खाना बनाने के लिए आटा की आवश्यकता है। तब जब मैं मार्केट से जाकर आटा की डिमांड करूँगा तो भाई साहब मुझे उसे क्या करना है? कंज्यूम करना है। वो मुझे खुद के लिए चाहिए, मुझे फर्दर उसे किसी चीज़ में तब्दील करके मार्केट में बेचना नहीं है। वो मुझे अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसे फाइनल गुड की तरह लूँगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इंटरप्राइज हूँ, मैं एक फर्म हूँ और मेरा बिस्किट का व्यापार है, तो भाई साहब जब मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ आटा परचेज करने के लिए, तो मैं उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा बिस्किट बनाने में और मैं फिर बिस्किट बनाकर मार्केट में बेचने वाला हूँ। बात समझ में आ गई? तो वो गुड जो हो सकती है वो मेरे लिए एज अ फाइनल गुड की तरह भी काम कर सकती है और एज एन इंटरमीडिएट गुड्स की तरह भी काम कर सकती है। और इंटरमीडिएट गुड्स हम वैसे गुड्स को बोलते हैं जिसमें हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, बट फाइनल गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, आप हम गुड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक है आपका फाइनल गुड्स, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड परचेजर, यानी कि हमारा इस्तेमाल क्या है और हम किस प्रकार के परचेजर हैं, हम कैसे खरीदार हैं, है ना। फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स, यानी कि हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं, वो हमारे लिए एंड गुड होने वाला है। एंड गुड कहने का मतलब है कि मुझे वो डायरेक्टली कंज्यूम करना है, उसे फर्दर प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता
नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मुझे क्या चाहिए ना, मैं मार्केट से आम खरीदता हूँ, मैं डायरेक्टली कंज्यूम करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ लोग को उससे फ्रूटी बनानी हो, तो वो जब आम खरीद कर ला रहा है तो वो फर्दर प्रोसेस करके उसे फ्रूटी में तब्दील करने वाला है, तो वो उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करने वाला। तो वहाँ पे वो जो आम होगा वो उसके लिए फाइनल गुड नहीं बल्कि एज एन इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे काम कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं परचेज करने जा रहा हूँ मार्केट से आम, तो वो मुझे खुद के डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो वो मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड है। तो वो डिपेंड करता है कि मेरा यूसेज क्या है और मैं किस प्रकार का खरीदार हूँ उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। दिस implies that they need not pass through any further stages of production। यानी कि जब हम किसी भी कमोडिटी को फाइनल गुड्स के तौर पे परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आगे किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन स्टेज को गो थ्रू नहीं करने वाली है, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं चाहिए, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे फाइनल गुड्स कैन ईदर बी परचेज्ड बाई कंज्यूमर्स यानी कि हाउस होल्ड्स, यानी कि हम लोग, हमारे घर में जो सामान को परचेज किया जाता है या तो हम कर रहे हो या फिर हमारे माँ बाप कर रहे हो, और प्रोड्यूसर्स या तो कोई बिजनेसमैन परचेज कर रहा है, कोई एंटरप्राइज परचेज कर रही है, कोई फर्म परचेज कर रही है। देयरफॉर बेस्ड ऑन द परचेजर द फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। परचेजर्स के आधार पे, खरीदार के आधार पे फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक है आपका फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, और एक है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो प्रोड्यूसर परचेज करेगा बट वो उसे फर्दर प्रोसेस करने वाला है या फिर उसका इस्तेमाल करके वो किसी और गुड्स को बनाने वाला है। जैसे कि आप इस लाइन से समझिए, है ना, जो भी यूजी या फिर पीजी के स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल सब्जेक्टिव आंसर करना है अपने एग्जामिनेशन में, उनसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। जब आप बात कर रहे होते हो कंजम्पशन गुड्स की, है ना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स की, जिसे आप कंजम्पशन गुड्स बोलते हो, वो होता क्या है बेसिकली, दोज फाइनल गुड्स दैट आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। यानी कि अपने चाहत को पूरा करने के लिए जो भी गुड्स को हम परचेज कर रहे होते हैं मार्केट से, कोई भी कंज्यूमर परचेज कर रहा है, हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए अपने वांट्स को, वो कहलाती है आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जिसे आप कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, और हम इसका इस्तेमाल करके किसी और चीज़ को बनाने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है, इसे भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है टाइम पीरियड के आधार पे। ध्यान से समझेंगे, बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड टाइम पीरियड फॉर विच दे कैन बी यूज्ड, कंजम्पशन गुड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। है ना, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती साउंड करती है, इसीलिए मेरी कोशिश है कि एक एक पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर रहे। तो अब देखो कि टाइम के आधार पे भी, उसके वैल्यू के आधार पे भी कैसे गुड्स को कैटेगराइज किया गया है। पहले आता है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो भी कंज्यूमर ही परचेज कर रहा है, अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए ही परचेज कर रहा है। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होते हैं ड्यूरेबल्स के बारे में, यानी कि कुछ हम वैसे कमोडिटी या फिर गुड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करने वाले हैं। आप इसका उदाहरण क्या बताओगे? आप बोलोगे सर हम जो कार परचेज करते हैं अपने लिए, ऐसा थोड़ी है कि आज जाकर कार परचेज करते हैं, 2 दिन के बाद वापस से जाकर कार परचेज करेंगे, फिर बदल बदल कर कार चलाते रहेंगे, हर हफ्ते हम कार चेंज करने वाले हैं। वैसा नहीं होता। यानी कि हमने ये परचेज किया है खुद के लिए ही, हम इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करने वाले हैं, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही करने वाले हैं, बट हम इसे लॉन्गर टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करते रहने वाले हैं। तो वैसे गुड्स कहलाते हैं आपके क्या, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। आप जैसे कि लैपटॉप परचेज करते हो मार्केट से, तो वो भी क्या है, इसी कैटेगरी में आने वाली है। फिर आती है आपकी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। अब गाइस ये कुछ वैसे गुड्स होंगे जो कि नॉन ड्यूरेबल्स है। नॉन ड्यूरेबल्स कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब आप मार्केट जाते हो, आप फल और सब्जियां परचेज कर रहे होते हो, तो क्या आप उसे सालों साल तक चला सकते हो? आप आज 5 केजी आलू लेकर आते हो मार्केट से, क्या आप उसे 5-6 महीना तक लगातार यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते।
वैसे गुड्स पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें जल्दी से कंज्यूम करके समाप्त करना होता है। तो वैसे गुड्स कहलाते हैं आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और फिर आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सर अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? आप देखो, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स हमने जो बात की, जैसे कि कार एंड लैपटॉप, जिसका लॉन्गर टर्म तक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो हमने नॉन ड्यूरेबल्स के बारे में बात किया जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उनका इस्तेमाल हम जल्दी करने वाले हैं, ये उन दोनों के बीच में आता है कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल्स, जिसका बिल्कुल मैंने आपको जो बताया कि जिन्हें भी आंसर राइटिंग करनी होती है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं बिल्कुल पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं हर चीज़ को लाइन बाय लाइन रीड करने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर आप एक बार समझ चुके हो, आप उसे ओन वर्ड में भी लिख सकते हो या फिर दिमाग में बिठा सकते हो। ओके, कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल्स रिफर टू दोज कंजम्पशन गुड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बट लेस देन द ड्यूरेबल्स, यानी कि कार और लैपटॉप से कम समय तक ये चलने वाला है। ठीक है, दिस गुड्स कैरी अ रिलेटिवली हाई मार्केट वैल्यू। जैसे कि गाइस, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए हम हाई मार्केट प्राइस पे कर रहे होते हैं। फल सब्जियों से तो काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, तो इनका जो कॉस्ट होता है सेमी ड्यूरेबल्स का, वो फल सब्जियों से ज़्यादा होता है और कार लैपटॉप से कम होता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि हम कपड़े परचेज कर रहे होते हैं, अब हम कपड़े भी हर 2 दिन पे परचेज नहीं कर रहे होते हैं, 3-4 महीना कुछ ना कुछ चल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जो हमारा कपड़ा हो गया, हमारा जो पेन हो गया, हमारे जो शूज़ हो गए, ये सारे के सारे कैटेगरी में आते हैं किसके? कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल्स के। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी दिया जाए, तो ध्यानपूर्वक देखकर आपको टेक आउट करना है या फिर एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। एनीवे, अदर देन द अबव मेंशन्ड 3 कैटेगरीज जो हमने पढ़ा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स, अ फोर्थ कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड। अब चौथा कैटेगरी भी है हमारे कंजम्पशन गुड्स का, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स का, वो कहलाती है सर्विसेज। ठीक है, जो कि दिखाई नहीं दे रही होती, वो इनटैंजिबल होती है, हम उसे छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल भी हम डायरेक्टली कर रहे होते हैं, खुद के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हैं। इसी कारण से ये भी हमारा कंजम्पशन गुड्स ही कहलाता है। जैसे कि अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ये हमारी वांट होती है, तो हम उसके पास जाकर उसके सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ठीक है, तो ये भी चौथा प्रकार का गुड्स है जिसे आप सर्विसेज कह रहे होते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तमाम तरह के जो गुड्स थे वो आपके क्लियर हो गए फाइनल गुड्स को लेकर। नेक्स्ट आता है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। हमने कंज्यूमर गुड्स को डील कर लिया, अब बारी आती है प्रोड्यूसर गुड्स की, जिसे आप कैपिटल गुड्स के नाम से भी जानते हो। मैं इतना लंबा चौड़ा पढ़ने नहीं जाऊँगा, आपको सिंपल सा बताता हूँ। मशीनरी, भाई कैपिटल गुड्स है क्या? कैपिटल कहने का मतलब है कि किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया है। किस लिए इन्वेस्ट किया है? ताकि उसके मदद से वो प्रॉफिट को जनरेट कर सके। अगर मुझे आम परचेज करके लाना है मार्केट से, और मैं मार्केट में आम नहीं बेचने वाला हूँ, मैं मार्केट में फ्रूट ही बेचने वाला हूँ, तो भाई साहब किसी न किसी मशीनरी को तो मैं बिठाऊंगा ना अपने फैक्ट्री में, जिसके मदद से आम का इस्तेमाल करके मैं उसे तब्दील कर सकूं फ्रूटी में और उसे मार्केट में सेल कर सकूं। तो मेरे लिए जो मशीनरी काम कर रही है वो कैसा काम कर रही है? वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी कैपिटल है। बात समझ में आ रही है? तो उन तमाम तरह के गुड्स को आप क्या कह रहे होते हो? कैपिटल गुड्स कह रहे होते हो, जो फर्म इन्वेस्ट कर रहा होता है उसमें, इसीलिए उसे प्रोड्यूसर गुड्स भी कहा जाता है। और इन सारे फर्दर चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल गुड्स का मतलब है जिससे आप डायरेक्टली कंज्यूम करने वाले हो, बट इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है जो कि फर्दर प्रोसेसिंग से जाने वाली है। बात समझ में आ गई? जैसे कि कोई बिस्किट का अगर व्यापार कर रहा है, तो वो मार्केट से अगर आटा परचेज करके ला रहा है, तो उसे आटा को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना है, बल्कि उसे बिस्किट में तब्दील करना है। यानी कि आटा फर्दर प्रोसेस होने वाला है बिस्किट में।
बात समझ में आ रही है? तो जो भी वैसे गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रहे होते हैं, आप उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कह रहे होते हो। इट रिफर्स टू दोज गुड्स दैट आर नॉट रीडली कंज्यूम्ड एज फाइनल कंजम्पशन, जिसका इस्तेमाल फाइनल कंजम्पशन के तौर पे नहीं हो रहा। दीज गुड्स आर यूज्ड ओनली एज इनपुट्स, इसका इस्तेमाल केवल हम एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि मार्केट से कच्चा आम परचेज करके लाते हैं, भाई हमें फाइनल गुड क्या चाहिए? हमें आम का अचार चाहिए। तो हम कच्चे आम को एज इट इज़ कंज्यूम नहीं करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम उसे फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसे पिकल्स में तब्दील करेंगे, अचार बनाएंगे उसका, ठीक है, तब हम कंज्यूम करने वाले हैं। तो हमारे लिए वो क्या काम करेगा? एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा। फाइनल गुड क्या होगा? फाइनल गुड हमारे लिए आम का अचार होने वाला है, ना कि कच्चा आम होने वाला है, ठीक है। कच्चा आम हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, जो फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद बनने वाली है फाइनल गुड, दैट इज आम का अचार। ओके, इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं फर्दर इसके ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहा। ओके, ध्यान से देखेंगे। हाँ, और अगर आपके लिए खास करके है जिनको भी सब्जेक्टिव आंसरिंग करनी है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंसेस है, तो अब आप बखूबी लिख सकते हो, टेबल्स बनाकर लिख सकते हो। मेरा काम था केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आगे के नेशनल इनकम के तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करने वाली है, वो है स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। गाइस, आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में हम उन तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये जो नेशनल इनकम टॉपिक है, इनमें से हर एक की टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है हमारे माइंड में प्रॉपरली फिट होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे क्लासेस जब आगे बढ़े तो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होते रहे और आपके माइंड में वो एज इट इज़ फिट रहे। ओके, ध्यान देंगे। स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स में क्या अंतर है? अब पहले जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है गाइस? वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी कर रहा होता है, क्योंकि ये शब्द बना ही है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है जो बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है? जो चेंज हो रहा होता है। अ वेरिएबल इज क्वांटिटी दैट इज लाइकली टू चेंज ओवर टाइम, बदलते वक्त के साथ ये भी बदल रहा है, ठीक है। और इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है आपका स्टॉक वेरिएबल्स, एक है आपका फ्लो वेरिएबल्स। अब ध्यान से समझेंगे। अब वेरिएबल इज सेड टू बी स्टॉक वेरिएबल। आप स्टॉक वेरिएबल कब कहते हो? जब आप उसका मेजरमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर रहे हो, किसी एक समय में कर रहे हो। सच वेरिएबल्स डू नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ टाइम अटैच्ड विद देम, यानी कि वो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलने वाला, वो एज इट इज़ रहने वाला है। दे आर मेजर्ड ओनली अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, आप उसे उसी टाइम पीरियड में मेजर करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल बैलेंस एज ऑन मार्च 31st। गाइस, जैसे कि ये जो मार्च 31st है, यही मेरी बर्थ डेट भी है। ओके, तो मैं शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सपोज करो कि आज ही 31 मार्च है, आज मेरी जन्मदिन भी है, और मेरे दोस्तों को आज ही मुझसे पार्टी चाहिए। दोस्त तो बोलते ही है कि भाई बर्थडे है तो पार्टी दो, ठीक है। तो मैं उन्हें डिनाई नहीं कर सकता कि भाई अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें जाकर पार्टी दूं, तुम कभी बाद में ले लेना। बट दोस्त तो दोस्त ठहरे, वो इंतज़ार करने में उतने इच्छुक होते नहीं हैं बेसिकली, उन्हें आज ही चाहिए। तो आज अगर मेरे जेब में महज 2,000 रुपये है, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास केवल 2,000 रुपये है। तो वो बोल रहा है क्या, चल इसमें भी हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है? उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर मुझे बर्थडे पार्टी देनी है, बर्थडे की ट्रीट देनी है अपने दोस्तों को, तो मैं उसी 2,000 रुपये से दे पाऊँगा। क्योंकि वो 2,000 ऐसा नहीं है कि 5 बजे मेरे जेब में 2,000 रुपये है और जैसे ही मुझे पार्टी देनी है 8 बजे, तो वो 2,000 बदल कर 5,000 में तब्दील हो जाएगा। वैसा नहीं होने वाला। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेरे पास 2,000 रुपये रहने वाले हैं, और मैं उसका इस्तेमाल करके ही पार्टी देने वाला हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है, जो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलता, क्योंकि आप उसका मेजरमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही कर रहे हो, ठीक है।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लो वेरिएबल्स। बात समझ में आ गई? हाँ, वो बात अलग होती है कि अगर मान लीजिए कि मैं बदलते वक्त के साथ, हो सकता है कि अगर मैं 3-4 दिन रुक जाता या फिर महीना ख़त्म हो जाता, दूसरा मंथ स्टार्ट होता, मेरे पास सैलरी वापस से आ जाती, तो मेरे पास जितना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1 महीने पहले पैसे होते, उससे हो सकता है वो ज़्यादा हो गया होता, हो सकता है वो कम हो गया होता, यानी कि बदलते वक्त के साथ वो बदल चुका होता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो मेरे लिए कहलाता फ्लो वेरिएबल्स। आप इसे ज़्यादा बखूबी से समझ पाओगे इस एग्जांपल के साथ में भी। सपोज करो कि आप किसी बकेट में पानी रख रहे हो, या फिर आपके घर पे आरओ वाटर लगा हुआ है ना, आरओ लगा हुआ है बेसिकली, तो उसमें पानी पूरा भर चुका है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस समय पानी पूरा टैंक में भर चुका है, आप क्या बोलोगे? ये स्टॉक वेरिएबल है। उतना पानी पूरा 5 लीटर फिल है उसमें, या फिर 15 लीटर की कैपेसिटी है, तो 15 लीटर बिल्कुल फिल्ड है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। और वो समय हो रहा है, सपोज करते हैं 6 बज रहा है सुबह में, है ना। अब मान लीजिए कि मैं इसी चीज़ को, उसी फिल्टर को जाकर चेक करता हूँ मैं 6 बजे शाम में, तो गाइस उस समय तक तो हमने पानी का कंजम्पशन किया होगा, हमारे घर वालों ने भी पानी पिया होगा। भाई साहब, तो आप सोचोगे क्या कि जो 6 बजे 15 लीटर पानी जो टैंक में अवेलेबल था, क्या अभी भी वो उतना ही होगा? वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि बदलते वक्त के साथ वहाँ पे बदला है वो। बात समझ में आ गई? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल का सिंपल सा मतलब है जिसके साथ टाइम एलिमेंट अटैच होता है, टाइम के बदलने से वो भी बदल जाता है, तो वो आपका फ्लो वेरिएबल कहलाता है। और जिसके साथ टाइम वेरिएबल अटैच नहीं होता, वो आपकी स्टॉक वेरिएबल कहलाती है। और अगर आपके एग्जामिनेशन में जिन्हें भी सब्जेक्टिव आंसरिंग करनी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, तो आप सिंपल सा ये चार्ट बनाकर भी दिखा सकते हैं, बेसिकली टेबल बनाकर दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी इसमें परेशानी होती क्यों है। क्योंकि अगर इसका ग्राफ आपके दिमाग में सॉर्टेड है, ग्राफ कह रहा हूँ, सॉरी, डायग्राम, वो अगर सॉर्टेड है तो कभी कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। बस आपको डायग्राम अपने माइंड में रखना है। अब एक बात को समझो, इस सर्कुलर फ्लो को समझने के पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं। वो है क्या? पहला आता है आपका रियल फ्लो। गाइस, अभी आपने स्टॉक एंड आपने फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। अब फ्लो आप जब पढ़ रहे हो ना, तो दो तरह के फ्लो है यहाँ पे। एक आपका रियल फ्लो है और एक आपका मॉनेटरी फ्लो है, जिसे आप मनी फ्लो कहते हो या फिर इनकम फ्लो कहते हो। पहले ध्यान से समझेंगे। रियल फ्लो, रियल फ्लो यानी कि आप इसे प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं। अब आपकी यहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक्स टेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि हम और आप, बात समझ में आ रही है, प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज। गाइस, फैक्टर सर्विसेज कहने का मतलब क्या है? अब एक बात समझिए, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो बात समझ में आ रही है, मैं वहाँ पे मजदूरी ही कर रहा हूँ। और जब आप बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे तो सबसे पहले आप पढ़ते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? आप बोलते हो सर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बात समझ में आ गई? वही तो है आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो निकलते कहाँ से हैं? वो हाउस होल्ड से ही निकलते हैं। बात समझ में आ गई? वो अपने सर्विसेज को दे रहे होते हैं, बदले में उन्हें मिल रहा होता है रिटर्न में कुछ। जैसे कि अगर लेबर काम कर रहा है तो बदले में उसे वेजेस या फिर सैलरी मिल रही होती है। बात समझ में आ गई? लैंड के ऊपर आपको रेंट मिल रहा होता है, कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट लेकर जा रहा होता है, जो कि हमने बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स में सीखा है, ठीक है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल टू द फर्म्स एंड फर्म्स। अब देखो ध्यान से, हाउस होल्ड के तरफ से ही जा रहा है ये सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसके पास जा रहा है भाई? फर्म्स के पास जा रहा है। जैसे मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ तो मैं हाउस होल्ड से निकल कर जा रहा हूँ ना उसके पास, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ गई? या फिर किसी भी संस्था को, मेरे पास बहुत ज़मीन है गांव में और वहाँ किसी को बैंक ओपन करना है, किसी को स्कूल ओपन करना है, उसको लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो भाई वो लैंड मेरी ही है ना, मैं ही उसे लैंड प्रोवाइड करवाऊंगा ना।
और जब मैं उसे लैंड प्रोवाइड करवाऊंगा तो बदले में बंदा मुझे देगा क्या? वो मुझे रेंट देगा उसके ऊपर। सिंपल सी बात है। अगर किसी ने मशीनरी लगाई है या फिर कैपिटल लगाया है तो कैपिटल के बदले में क्या मिल रहा होता है? इंटरेस्ट मिल रहा होता है। आप ही जाकर अपना पैसा बैंक में रखते हो, बात समझ में आ गई, और उसके बदले में बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ना, तो वो आपका पैसा क्या है? आपके लिए वो कैपिटल है। बात समझ में आ गई। सिंपल सा बात यह है कि हाउस होल्ड से निकल कर जा रहा है वो फर्म की तरफ, और फर्म भी हमें प्रोवाइड करता है इन टर्न समथिंग, जो मैंने आपको बताया। फर्म्स इन टर्न प्रोवाइड देम विद द प्रोड्यूस्ड गुड्स। भाई आपको प्रोड्यूस्ड गुड्स क्या मिल रहा है मेरी तरफ से? ये बना बनाया लेक्चर। नोट्स तो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, है ना, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, बट अल्टीमेटली मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना किसी माध्यम से। मैं आपको सर्विसेज तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ अल्टीमेटली। तो फर्म्स भी आपको, अब सपोज करो फर्म ने मेरा इस्तेमाल करके आपके लिए प्रोडक्ट बनवाया है कि तुम इस लेक्चर को बनाओ और उन्हें प्रोवाइड करवाओ। बात समझ में आ रही है? दिस फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म, ये जो फैक्टर का सर्विसेज यानी कि जो मेरा सर्विसेज पहुंच रहा है आप तक, बात समझ में आ रही है, एंड द कॉरिस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो मान लीजिए कि फर्म्स की तरफ से आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं बदले में, वो क्या कहलाता है? अल्टीमेटली वही कहलाती है आपकी रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब सिंपल आप वैसे समझो, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा अपने 11th-12th में तो आप समझोगे यहाँ पे, ठीक है, कि इधर जा रहा है कुछ और इधर से आ रहा है कुछ। बात समझ में आ गई? इधर से सपोज करो कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उधर से आपको गुड्स प्रोवाइड हो रही है भाई फर्म्स की तरफ से। बात समझ में आ गई? मैं वहाँ पे जाकर फर्म में मजदूरी कर रहा हूँ और मजदूरी करने के बाद वो जो गुड्स मैं बना रहा हूँ वहाँ पे, वो गुड्स आपको रिटर्न में मिल रही है। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है ना यहाँ पे सर्विसेज एंड गुड्स का, वही अल्टीमेटली आपकी क्या कहलाती है? रियल फ्लो कहलाती है। Thus, it can be said that product flow consists of the following two parts। अब ये जो आप रियल फ्लो कह रहे हो, जिसे आप प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हो, इसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका फैक्टर फ्लो। फैक्टर फ्लो कहने का मतलब क्या? आपके एंड से निकल के लोग गए काम करने के लिए, यानी कि लेबर, आपके एंड से निकल कर ज़मीन जा रहा है, आपके एंड से निकल कर कैपिटल जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे क्या है? फैक्टर है। फैक्टर का फ्लो हो रहा है, फैक्टर्स जा रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप उसे फैक्टर फ्लो कहते हो। और जो वहाँ फॉर्म में जाने के बाद जो बन कर मिलता है आपको, या तो गुड्स मिले या तो सर्विसेज मिले। अगर मैं वहाँ मजदूरी करके आपको बिस्किट का पैकेट दे रहा होता तो भाई साहब वो गुड्स जा रहा होता आपके पास। मैं वहाँ जाने के बाद आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो भैया ये मेरा प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट की फ़्लो हो रही है फॉर्म की तरफ से, तो ये कहलाती है आपकी प्रोडक्ट फ़्लो। सिंपल सी बात है। तो जो आप फ्लो समझ रहे थे, फ्लो दो प्रकार के थे, रियल फ्लो थे और आपके एक मनी फ्लो थे। तो गाइस रियल फ्लो को आप समझ चुके हो, एक तो फैक्टर का फ्लो होता है और दूसरा प्रोडक्ट का फ्लो होता है। ओके, और नेक्स्ट आती है आपकी मनी फ्लो। गाइस एक बात को समझिए, जब वहाँ से कुछ बनकर मिला, सपोज करो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, अभी इस लेक्चर के कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं आपको, बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर लगते तो मेरे इस सर्विसेज के बदले में मुझे क्या मिलता? पैसा मिलता। तो आप मुझे बताओ कि मेरे तरफ से सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, यानी कि सपोज करो मेरा प्रोडक्ट ही इकोनॉमिक्स है, मुझे इकोनॉमिक्स को ही बेचना है और अल्टीमेटली मैं तो खुद को ही बेच रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं खुद ही प्रोडक्ट हूँ। तो भाई साहब मैं क्यों बेच रहा हूँ खुद को? क्योंकि मुझे मेरे सर्विसेज के बदले में चाहिए आपसे क्या? पैसे। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और आप मुझे कुछ दे रहे हो, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप मुझे मनी प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये जो फ्लो होने वाला है इसे हम कहते हैं क्या? मनी फ्लो। सिंपल, ठीक है। इन एवरी मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हो, ठीक है। व्हेन द हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, जब भी कोई हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है किसी भी फर्म को, तो उसके बदले में उन्हें पेमेंट्स मिलता है जिसे हम फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट कहने का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट, जैसे कि लेबर को मिलता है वेजेस या सैलरी,
वो भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसे वेजेस या सैलरी मिल रही है। लैंड के ऊपर मिल रहा होता है रेंट, वो भी फैक्टर पेमेंट्स है। कैपिटल के ऊपर मिल रहा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हमारे लिए क्या है, मनी का पेमेंट ही हो रहा है एक तरीके से। बात समझ में आ गई। इन अदर वर्ड्स दी हाउस होल्ड रिसीव मनी इनकम। तो हाउस होल्ड को अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, हमारे इन से ही सारी चीज़ें जा रही है। कैपिटल हो, लेबर हो, लैंड हो, तो हमें उसके बदले में मिल रहा होता है क्या, मनी इनकम। ठीक है। द फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड इज देन स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान देना, तो जो हमने पैसे कमाए हैं, ठीक है, अब सपोज करो कि मान लो कि मैंने बेच दिया अपने प्रोडक्ट को, मैंने इकोनॉमिक्स को बेच दिया आपको, मैं जीसी नेट की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं सीयूईटी की तैयारी करवा रहा हूँ, और उस प्रोडक्ट को बनाकर आपको बेचने के बाद मुझे आपसे मिले पैसे, तो भाई उस पैसे को मैं क्या करूँगा, मैं खा जाऊँगा, उसी पैसे को खा जाऊँगा? नहीं, मैं उस पैसे को वापस से इन्वेस्ट करूँगा, मैं उस पैसे को वापस से खर्च कर रहा होऊंगा। बात समझ में आ गई। मैं फिर से किसी और गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदूंगा, मेरी भी तो अपनी रिक्वायरमेंट है। मुझे हो सकता है बाइक परचेज करना हो, मुझे हो सकता है कुछ भी सामान परचेज करना हो मार्केट से, आटा चावल दाल परचेज करने हो, तमाम तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं मार्केट में। या हो सकता है कि मुझे भी किसी चीज़ की क्लासेस लेनी हो, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट हो सकता है मुझे फाइनेंस पढ़ना हो किसी से, तो मैं आपसे कमाया हुआ पैसा किसी और फैकल्टी को दूंगा कि वो मुझे फाइनेंस बता दे। समझ रहे हो ना आप बात। तो इस तरीके से फ्लो चल रहा होता है अल्टीमेटली इकोनॉमी में। ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म्स द मनी इनकम ऑफ द फॉर्म्स। तो ये जो पैसा अल्टीमेटली जाएगा वो किसी और फॉर्म के पास जाएगा। मैंने किसी से कमाया, मैं किसी और को दे रहा हूँ, दस देयर इज अ सर्कुलर फ्लो। तभी तो आप कहते हो कि ये एक सर्कुलर फ्लो है। इस फ्लो में इनकम चल रहा होता है। बात समझ में आ गई। बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में यही सर्कुलर फ्लो चल रहा होता है। और अब आप इसे जब समझते हो कि भाई 2 सेक्टर मॉडल में समझना है हमें सर्कुलर फ्लो, 3 सेक्टर मॉडल में समझना है, 4 सेक्टर मॉडल में समझना है, तो वहाँ पे किस तरीके से फ्लो हो रहा होता है इनकम का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में। बात समझ में आ गई। तो हम उसे विस्तार पूर्वक अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं क्या कि 2 सेक्टर की इकॉनमी है। 2 सेक्टर, 2 सेक्टर कहने का मतलब क्या, एक इकोनॉमी है, मान लीजिए एक कंट्री है भारत, और भारत में केवल हाउस होल्ड है एक और एक फॉर्म है। गवर्नमेंट का कोई एंट्री नहीं है वहाँ पे, और किसी भी प्रकार से हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे नेशन के साथ में, हम बिल्कुल बंद हैं। हम जो भी बना रहे हैं खुद के लिए बना रहे हैं, जो भी खा रहे हैं खुद के लिए खा रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझेंगे, मैं किसी एक का अजम्पशन पढ़ रहा हूँ, फर्दर का आप देख सकते हो एज इट इज़ है। ध्यान से देखेंगे। द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स। 2 सेक्टर है इकोनॉमी में, द हाउस होल्ड्स एंड द फर्म्स। एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन में लिखने के काम आता है जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। ओके। सो अगर गवर्नमेंट नहीं है भाई, तो टैक्सेस का कोई जिक्र नहीं है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स का कोई जिक्र नहीं है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है सर? भाई साहब, अभी आपने सुना है कि दिल्ली में नई नई सरकार बनी है, और सरकार बनने के पहले वहाँ पे 3 पार्टियाँ थी, और सब लोग कह रहे थे कि मेरी सरकार जब आएगी तो मैं महिलाओं को 2000 दूंगा, 2500 दूंगा, 2400 दूंगा, इस प्रकार से वादे किए जा रहे थे। तो वो लोग कुछ करके सरकार को नहीं दे रहे हैं, बट सरकार ने ये वादा किया है कि हम देंगे। जब सरकार अपने एंड से कुछ दे रही है, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली है, तो वैसे ट्रांसफ़र यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहलाते हैं, एक तरफा ट्रांसफ़र कहलाते हैं। सरकार बस क्रेडिट कर देने वाली है, तो वैसे पेमेंट को आप ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हो। सिंपल सी बात है। बट अभी 2 सेक्टर इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट ही नहीं है, तो इन सभी का कोई जिक्र नहीं होने वाला है। इसीलिए आप अजम्पशन को प्रॉपर तौर पे लिखिएगा वहाँ पे। द इकॉनमी कंसीडर्ड इज़ क्लोज्ड इकॉनमी। अब भाई जब गवर्नमेंट ही नहीं है, किसी के साथ हम आयात और निर्यात कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो हमारी इकॉनमी कैसी हो गई? क्लोज्ड इकॉनमी हो गई। और मैंने अपने क्लास में कई दफ़ा बताया है, क्लोज्ड इकॉनमी को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज़ नो फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर नहीं है क्योंकि इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड है।
ठीक है। द हाउस होल्ड स्पेंड द इंटायर इनकम रिसीव्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से कमाया हुआ पैसा होता है हाउस होल्ड के पास में, वो सारा का सारा पैसा वो खर्च कर देता है। यानी कि मैं आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद पैसे कमाऊंगा, मैं उस पैसे को पूरा का पूरा खर्च कर दूंगा। यानी कि मैं कुछ सेव ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कैसे सेव करूँगा? कोई फॉर्मल सेक्टर भी नहीं है वहाँ पे, कोई बैंक वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है अभी। मैं कहाँ पे सेव करूँ? बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर खुद के पास सेव रखिए, तो खुद के पास जब सेव रखूँगा तो वो भी तो मैं खर्च ही कर दूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं रख के क्या करूँगा? क्योंकि जो कमा रहा हूँ मैं बस खर्च ही कर रहा हूँ, क्योंकि दो ही सेक्टर अवेलेबल ही है। मैं कुछ ना कुछ सामान खरीद ही लूँगा। एक हाउस होल्ड है, एक फॉर्म है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से। तो बस इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना था और कुछ नहीं। मैं फर्दर अब रीड नहीं करने वाला। ध्यान से देखिए। अब फॉर्म के पास से क्या जाता है आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनकर जाती है। और हाउस होल्ड की तरफ से क्या आता है भाई? हाउस होल्ड की तरफ से आते हैं आपके फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? फैक्टर के सर्विसेज। तो आप देखो ये एरो जो है वो जा रहा है इधर, ये क्या जा रहा है? फैक्टर का सर्विसेज जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो आप याद रखो कि फैक्टर के सर्विसेज को आपने क्या बोला था? आपने रियल फ्लो बोला था, क्योंकि रियल फ्लो का मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, और भाई उनकी सर्विसेज जा रही है। मतलब मैं जाकर कहीं काम करने वाला हूँ, जैसे कि मैं किसी संस्था से जुड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम करने वाला हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैंने किसी को अपना लैंड दिया है, बात समझ में आ गई? मैं अपना कैपिटल लेके जा रहा हूँ कहीं पर निवेश करने के लिए। तो हाउस होल्ड की तरफ से जाता है क्या? फैक्टर की सर्विसेज, ठीक है, जिससे आप रियल फ्लो बोल रहे होते हो। और फॉर्म्स की तरफ से क्या जाता है गाइस? आप जो भी मान लो कि मैं अगर किसी संस्था के अंदर जाकर पढ़ाता हूँ, तो भाई वो संस्था मुझे क्या देगी? इस फैक्टर को, यानी कि मैं उसके लिए लेबर हूँ। लेबर को क्या मिलेगा? पेमेंट। यानी कि उस फैक्टर को देगा पेमेंट। कौन देगा? फॉर्म देगा। तो इस एरो को ध्यान से देखो, ये एरो यहाँ पे जा रहा है और अल्टीमेटली फॉर्म दे किसे रहा है पैसा? वो हाउस होल्ड को दे रहा है। और हाउस होल्ड फॉर्म को क्या दे रही है? वो सर्विसेज दे रही है। तो यानी कि फैक्टर पेमेंट देता है फॉर्म और फैक्टर सर्विसेज देता है हाउस होल्ड। सिंपल सी बात है। तो ये एरो का डायरेक्शन एग्जामिनेशन में चेंज मत कर दीजिएगा, वरना इससे ही आपकी डायग्राम पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब पेमेंट की बात आ गई भाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मनी फ्लो बोलते हैं, जो जस्ट अभी आपने समझा है, ठीक है। जैसे कि मनी फ्लो कहने का मतलब क्या? फैक्टर में मान लो कि लेबर गया, लेबर को भाई वेजेस या सैलरी मिल रही होगी। लैंड गया तो उसके ऊपर रेंट मिल रहा होगा। कैपिटल गया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और ये सब दिया किसने? ये दिया फर्म ने। किसे दिया? ये दिया हाउस होल्ड ने। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? उसने दिया फैक्टर की सर्विसेज। कैसी कैसी सर्विसेज दी भाई? लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया। किसे दिया? फर्म को दिया। सिंपल सी बात है, समझ गए आप? तो यही बस थी आपकी टू सेक्टर मॉडल, दैट्स इट। जहाँ पे किसी भी प्रकार का फॉर्मल सेक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, जिसे आप फाइनेंशियल सेक्टर भी बोलते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट। पहला तुम समझ गए। दूसरा, फर्म की तरफ से जाता क्या है हाउस होल्ड के पास में? मैंने भी तो फर्म के पास आकर क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट क्या था? सपोज करो वो यूजीसी नेट था, वो सीयूईटी था, वही प्रोडक्ट है मेरा। तो भैया फर्म ने बना के दिया, किसे दे रहा है वो? कौन पढ़ेगा? मेरे घर में छोटे भाई बहन पढ़ेंगे या मैं पढ़ूंगा? बात समझ में आ गई? तो वो गुड्स देगा या सर्विसेज देगा, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज को वापस आपने क्या बोला था? वही बात है भाई, रियल फ्लो। बात समझ में आ गई? तो ये कहाँ गया? हाउस होल्ड के पास गया और हाउस होल्ड इसे खरीदेगा। मेरे भाई बहन खरीदेंगे। हो सकता है आप मेरे भाई बहन हैं, बात समझ में आ रही है? तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर रहे हैं, तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? यानी कि फॉर्म को क्या दोगे अल्टीमेटली? तो भैया पैसे दोगे उसे। देखो, हाउस होल्ड की तरफ से फर्म को क्या मिलने वाले हैं? पैसे, दैट इज़ मनी फ्लो। अगेन सिंपल सी बात है। तो बस इस डायग्राम को दिमाग में रखेंगे एंड दैट्स इट। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है जो समझाने का। बस केवल डायग्राम को देखिए और ये कहानी बिल्कुल याद रखिए। ये अगर दिमाग में छप गया ना, तो खुद से भी आप बनाकर लिख सकते हो। एक बात याद रखेंगे, एरो का डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से डालेंगे अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो तो। ओके, अब देखेंगे ध्यान से। ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, वही सारी जो बातें मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखी गई है। ओके, अब देखो इससे पढ़कर पता क्या चलता है सर? आखिर हम इसे पढ़ते क्यों हैं? क्या पता चल जाएगा इकोनॉमी से? भाई जब आप सर्कुलर फ्लो को पढ़ रहे होते हो ना,
तो उसी की मदद से आप एस्टिमेट कर सकते हो किसी भी इकोनॉमी के नेशनल इनकम को, कि पर्टिकुलर इकोनॉमी में नेशनल इनकम कितना जनरेट हो रहा है। वी कैन एस्टिमेट द नेशनल इनकम फॉर द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। ठीक है, नेशनल इनकम है क्या? इट कैन ईदर बी मेजर्ड बाय एग्रीगेटिंग द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैं सिंपल बताता हूँ, एक लैंड हो गया, एक लेबर हो गया, एक कैपिटल हो गया, एक एंटरप्रेन्योर हो गया। सपोज करो लेबर को मिला 10 रुपये, ठीक है, लैंड के ऊपर आपको रेंट मिल रहा है मान लेते हैं 100 रुपये, कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज करो 20 रुपये, और एंटरप्रेन्योर को अभी मैं साइड रख रहा हूँ, मैं इसी तीनों फैक्टर प्रोडक्शन को लेकर जा रहा हूँ। तो भाई मुझे बताओ ये सारे क्या थे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको मिल क्या रहा था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनका पेमेंट, यानी कि फैक्टर पेमेंट दे कौन रही थी? फर्म दे रही थी। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो 130 क्या हो रहा है? ये सभी का इनकम है। किनका इनकम है? उन फैक्टर्स का इनकम है। लैंड ने अपने लिए 100 रुपये कमाया है, कैपिटल ने अपने लिए 20 रुपये कमाया है, लेबर ने अपने लिए 10 रुपये कमाया है। टोटल इनकम निकल कर आता है 130। यानी कि उस इकोनॉमी में अगर केवल इतने ही चीज़ अवेलेबल है तो पूरी इकोनॉमी के इनकम को जोड़ दीजिए, वही तो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है। सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई? एग्रीगेटिंग का मतलब ही होता है जोड़ना। ओके, ठीक है। इन दिस सिंपल टू सेक्टर मॉडल वी ऑब्जर्व दैट एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो, या फिर आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो नेशनल इनकम को, या फिर इस तरीके से भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई मान लो ये तो मैंने कमाया, ये कमाई का था, ये कमाई का था सारा कुछ जो भी आपने किया है एडिशन। अगर मैं अपने खर्च को जोड़ दूँ तभी तो निकल जाएगा नेशनल इनकम, क्योंकि याद रखिए केवल 2 सेक्टर मॉडल था, और जो भी आप कमा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाकर कमाऊंगा वो सारा का सारा पैसा मैं खर्च करने वाला हूँ। तो मैंने अगर 130 रुपये कमा लिया है तो भाई मैं 130 रुपये मार्केट में खर्च भी कर दूंगा। तो अगर मैं सारे खर्च को जोड़ दूं तब भी 130, अगर मैं अपने सारे इनकम को जोड़ लूँ तब भी 130, और सवाल केवल एक ही था, नेशनल इनकम कितना है, तो आंसर तो वही आएगा 130। तो या तो अपने एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर को जोड़ दीजिए, या फिर अपने इनकम को जोड़ दीजिए, अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम पता चल जाता है। ठीक है, और इसके भी फर्दर मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे विस्तार से, तो ध्यान देंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं एक एक टर्म को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उदाहरण के साथ में, ताकि आप बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को समझ सको। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो, इसी 2 सेक्टर मॉडल में मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ भाई फाइनेंशियल सिस्टम को। सिंपल, फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि आप इसे अभी क्या मान लो, आप मान लो भाई कि ये बैंक है। ठीक है, ये बैंक है, तो ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं इसमें, ये सारी चीज़ें लिखी गई है, या आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने ऊपर अजम्पशन में पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं है, 2 ही सेक्टर अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन मैं केवल एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर को, तो बस फाइनेंशियल सेक्टर को बीचों बीच ले आइए। अब एक बात को समझिए, आप अगर देखोगे कि ऊपर वाले सेक्शन में इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो रहा था, यानी कि 130 इक्वल्स टू 130, क्योंकि मेरे पास पैसे सेव करके रखने का कोई भी वैसा सिस्टम मौजूद नहीं था और 2 ही सेक्टर अवेलेबल थे। जो भी मैं कमाई कर रहा था वो मैं स्पेंड कर दे रहा था, लेकिन अब मेरे पास फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, और आप भी ये समझते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम का रोल क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम का रोल ये है कि हमारे पास जो भी एक्सेस अमाउंट मौजूद होती है हम उसे वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि हम अपने इनकम का सारा पैसा कंज्यूम नहीं कर जाते, हम सर्टेन चीज़ क्या करते हैं, बचाते भी हैं। जैसे कि अगर मेरी पूरी इनकम क्या हुई है 130, तो हो सकता है कि मैं केवल 100 रुपये ही खर्च करूं हर महीने, और जो ये 30 रुपये है इससे मैं क्या करूं, सेव करूं। और मैं सेव कहाँ करूं, मैं सेव करूंगा बैंक में। बात समझ में आ रही है? मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ, मैं बैंक में सेव कर रहा हूँ, और मैं इसी 100 रुपये को क्या करूँगा, मैं खर्च करूँगा, मैं स्पेंड करूँगा।
सिंपल सी बात है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में हम सेव करते हैं और साथ ही साथ अगर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो भाई हम जाते किसके पास है? बैंक के पास में, लोन के तौर पे पैसे लेने के लिए। यानी कि हमारा एक्सेस अमाउंट को जमा करने भी बैंक में जा रहे हैं, और अगर हमारे पास कमी आ रही है तो हम पैसे लेने के लिए भी बैंक में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम से केवल हम पैसे नहीं ले रहे होते एज अ हाउस होल्ड, फाइनेंशियल सिस्टम में अपना एक्सेस पैसा जमा फर्म भी कर रहा होता है, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही होती है, बैंकों के पास अपना जमा कर रही होती है एक्सेस अमाउंट, या फिर उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंकों से पैसे भी ले रही होती है। इसीलिए आप देखो ये क्या कर रहे हैं, ये सेविंग भी कर रहे हैं और ये बैंक से ले भी रहे हैं। तो एरो का डायरेक्शन देखिएगा। उसी प्रकार से हाउस होल्ड भी अपना पैसा बैंक में सेव करता है और या फिर बैंक से क्या कर रहा होता है, ले रहा होता है। और डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस बीच में आपने एक फाइनेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स इट। बाकी सब एज इट इज़ है। अभी भी ये 2 सेक्टर मॉडल ही है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में अगर दिया गया ड्रॉ अ 2 सेक्टर मॉडल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब एक बात नोट करने वाली है, नोट करने वाली क्या है? विद द इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, द फैक्टर पेमेंट्स आर नो लॉन्गर इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि अब जो फैक्टर की पेमेंट थी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ इक्वल नहीं होने वाली है। ध्यान दो मेरी बात को वापस से। हम जो कमाई कर रहे थे, यानी कि ये फैक्टर इनकम कमाई कर रहा था 130 रुपये, और ध्यान दो जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो भी हम कितना कर दे रहे थे भाई, 130 रुपये। तो पहले वाले केस में जब तक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं आया था 130 इक्वल्स टू 130 था, लेकिन अब आप याद रखो अब तो भाई आ गया है ना फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि अगर मैं कमाई कर रहा हूँ 130 तो मैंने एक्सपेंडिचर कितना किया था, महज 100 किया था ना, याद आ रहा है। और ये जो 30 रुपये है ये तो मैंने सेव कर दिया। तो क्या आप कहोगे 130 इक्वल्स टू 100? आप नहीं कह सकते, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 100। बात समझ में आ गई? वही बातें बताई जा रही है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम फैक्टर पेमेंट्स विल नॉट बी लॉन्गर टू इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, क्योंकि कुछ पार्ट को हाउस होल्ड ने सेव कर लिया है, फर्म को सेव कर लिया है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में। अच्छा, बैंक अब करती क्या है? बैंक के पास जो मैंने 30 रुपये रखा है वो बैंक करेगी क्या भैया? वो बैंक में पैसे खर्च कर देगी। लेकिन पता है वो जो खर्च करती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करती है? चलो सपोज करो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपने 30 रुपये क्यों जमा किए होंगे बैंक में? क्योंकि वो आपके पास एक्सेस अमाउंट होगा। केवल यही वजह तो नहीं है कि कहाँ रखे, रखने को तो घर पे भी रखा जा सकता था। आपने बैंक में ही क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है बैंक में रखने का मतलब है वो मेरा कैपिटल है, और कैपिटल पे मिलता है आपको इंटरेस्ट। तो कुछ ना कुछ तो लालच रहा होगा, आपको इंटरेस्ट कमाना है, एक्सेस अमाउंट को आपने बैंक में रख दिया। लेकिन अगर आप उसी 30 रुपये को अपने पास रखते तो वो 30 ही रुपये रहता। लेकिन अगर आपने उस 30 रुपये को बैंक के पास रखा है तो हो सकता है कुछ समय के बाद वो 40 हो जाए, 50 हो जाए। मैं एक बिल्कुल रॉ पिक्चर ले रहा हूँ, है ना, एक रॉ अमाउंट ले रहा हूँ। बेसिकली अमाउंट 130 थोड़ी ही होता है, वो ज़्यादा होता है। ओके, तो अब बैंक क्या करती है भाई? बैंक भी तो कमाई इसी प्रकार से करती है। बैंक क्या करेगी कि उस 30 रुपये को किसी को देगी, ठीक है। उस 30 रुपये को किसी ने बना दिया, मान लेते हैं 100 रुपये। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से तो बैंक ने मुझे क्या बोला कि तुम्हें मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें 30 के बदले में 40 दूंगा, और उसने उस 30 को बना दिया था 100। तो आप सोचो कि बाकी का जो डिफरेंस बचा 60 रुपये तो उसने कमा लिए आपके 30 रुपये से। ये फ़ायदा हो गया बैंक का, इन्वेस्टमेंट करने के बाद से मल्टीप्लाई हो गया आपका पैसा। बात समझ में आ रही है? आने वाले सेशन में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगा, हम उसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं, कि कैसे आरबीआई केवल 100 रुपये को जनरेट करता है, बट ड्यू टू हैंड्स चेंज, जितनी दफ़ा हैंड्स चेंज होता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हो, नंबर ऑफ टाइम्स हैंड्स चेंज, वो पैसा अगर 5 बार हैंड्स चेंज हुआ है तो वो 500 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके आपको, बट मैं उतना डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहता।
सिंपल, यहाँ से ध्यान से समझिए। हमने क्या देखा कि जब तक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था, हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो फैक्टर पेमेंट के बराबर आ रहा था। जैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, अब वो इक्वल नहीं है, क्योंकि सर्टेन पार्ट को सेव किया गया है फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, और उस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो बैंक होती है वो फर्दर निवेश कर रही होती है। वो किसे दे रही होती है? जिसे ज़रूरत है पैसों की, उसे दे रही होती है। बहुत सारे फर्म्स होते हैं, उनको बिजनेस रन करना होता है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक को उसके बदले में इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। बैंक ज़्यादा मुनाफा कमाती है, आपको थोड़ा कम परसेंट देती है, बट 30 रुपये से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। इसी कारण से आपने बैंक में पैसा जमा किया है, दैट्स इट। इतनी सी कहानी है जो नॉर्मल चीज़ सबको समझ में आती है। ओके, आगे देखेंगे। अब देखो, आपने नोटिस किया होगा कि भाई इकोनॉमी जो चल रही थी, जो सर्कुलर फ्लो हो रहा था, बिल्कुल आराम से 130 आ रहा है, 130 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। यानी कि बिल्कुल जो ये तराजू है बिल्कुल बराबर पे है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से। लेकिन एक बात समझो, जब ये कंडीशन ना रहा, यानी कि भाई अब ये 130 है, ये 100 है, तो ये नीचे आ गया ना, बात समझिए। और ये तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सेम था जब फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था। तो अब एक बात को समझो कि ऐसा हुआ कैसे। तो ऐसा हुआ सेविंग करने की वजह से। हमने सर्टेन परसेंट को सेव कर दिया है बैंक के साथ में। तो ये जो पैसा निकल गया, इकोनॉमी में जो चीज़ें बराबर चल रही थी अब वैसी नहीं चल रही। जितना पैसा आ रहा है उतना जा नहीं रहा है। 130 आ रहा है बट 100 ही जा रहा है एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो यहाँ पे आ जाता है लीकेज। ठीक है, लीकेज आ जाता है यहाँ पे। इट रिफर्स टू दोज वेरिएबल्स दैट कज अ विड्रॉल ऑफ मनी, यानी कि सर्टेन परसेंट निकल गए हैं इकोनॉमी से फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चल रहा था, कुछ सर्टेन मनी का विड्रॉल हुआ है, वहाँ से निकल गया है। इन दिस रिगार्ड, इस संक्षेप में अगर आप देखोगे तो सेविंग ही ऐसा चीज़ है जिसने ऐसा काम किया है। 30 रुपये सेव हो चुका है, 30 रुपये निकल चुका है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। इस कारण से डिसबैलेंस देखने को मिल रही है। और इसके कारण होगा क्या गाइस? इसके कारण होगा ये कि हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी अब क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। लीकेजेस रिड्यूस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि अब जब 100 रुपये गया है इकोनॉमी में तो 100 रुपये का ही काम होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि पहले 130 रुपये जा रहा था, 130 रुपये का काम हो रहा था, जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, तो इसके वजह से जो आपका सर्कुलर फ्लो होगा उसका साइज़ बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, घटेगा, क्योंकि साइज़ तो छोटा हो चुका है। 100 रुपये का ही साइज़ हो चुका है सर्कुलर फ्लो का। तो लीकेजेस की वजह से क्या होता है? सर्कुलर फ्लो की साइज़ घट जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सिंपल। अब इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इंजेक्शन। अब देखो ध्यान से, इंजेक्शन का मतलब क्या है? वो जो 30 रुपये निकला, गया कहाँ? वो गया बैंक के पास। और मैंने आपको क्या बताया? बैंक भी वो पैसे अपने पास नहीं रखेगी, बैंक भी वो 30 रुपये को एज इट इज़ रखे, आप भी उस 30 रुपये को एज इट इज़ अपने पास रखो, तो वो 30 रुपये हमेशा 30 ही रुपये रहने वाला है। बैंक तो उसे कहीं ना कहीं निवेश करके मल्टीप्लाई करने वाली है ना। तो बैंक क्या करती है? इकोनॉमी में खर्च करती है, वो लोन के तौर पे पैसे बांट देती है। वो 30 रुपये अगर किसी फर्म को दे रही है तो बदले में 30 रुपये नहीं लेगी, हो सकता है उससे 100 रुपये वो वसूल ले। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फर्म ने हो सकता है मुनाफा ज़्यादा कमाया होगा, तो वो परसेंटेज भी ज़्यादा लेगी बैंक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी वो तो अलग लेगी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे इंजेक्शन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट किया गया है, किसके द्वारा? फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा। अब भैया एक बात बताओ, जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इकोनॉमी में, अचानक से सर्कुलर फ्लो का साइज बढ़ जाएगा, फिर से जो लीकेज की वजह से घट गया था, इंजेक्शन की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से अब क्या समझ रहे हो? इंजेक्शन की वजह से सर्कुलर फ्लो का साइज बढ़ता है और लीकेज की वजह से सर्कुलर फ्लो का साइज घटता है। सिंपल सी बात है। और इंजेक्शन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही ट्रिकी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से होते हैं बट एग्जामिनेशन में हमें परेशान करते हैं। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीकेज जब होगा सर्कुलर फ्लो का साइज घट जाएगा, उसके कारण से इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी घट जाएगी। इंजेक्शन जब होगा सर्कुलर साइज बढ़ जाएगा, सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ खेलते हैं।
जो कि बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स है। और यकीन मानिए मेरी मैथमेटिक्स भी बहुत पुअर है, जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना ही समझाऊंगा और उतना ही काफ़ी है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे। We know that factor payments received by the households are either used as consumption expenditure और kept as saving। यानी कि मान लो कि मैं अभी इनकम को Y से डिनोट कर रहा हूँ और ये इनकम को हमने अभी सीखा है कि एक हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और दूसरा हिस्सा हम सेव करते हैं। आप जो ये देख रहे हो ना, ये एक आइडेंटिटी निकल कर आती है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, हम वहाँ पे इसे आइडेंटिटी कह रहे होते हैं। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन के ऊपर जो हमने पैसा खर्च कर दिया और जो हमने पैसा हमने सेव कर लिया। यानी कि सपोज करो अगर ये हमारा 130 रुपये था तो कंजम्पशन पे हमने 100 रुपये खर्च किया और सेविंग हमने 30 रुपये कर लिया। सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। अब देखो, सर्कुलर फ्लो को बिल्कुल बैलेंस वे में चलने के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि सर जो लीकेज हुआ था इकोनॉमी में, उसकी जितनी की लीकेज हुई 30 रुपए के, उसकी भरपाई कर दे, यानी कि उतना का इंजेक्शन हो जाए फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा। तो जो ये प्रॉब्लम आया था लीकेज की वजह से डिसबैलेंस हो गया था, उतना ही का अगर फाइनेंशियल सिस्टम इंजेक्शन कर दे फिर तो वापस से सर्कुलर फ्लो आ जाएगा बैलेंस में। बात समझ में आ गई? तो इकोनॉमी को बिल्कुल बैलेंस्ड मोड में चलने के लिए, या फिर आप कह लो इक्विलिब्रियम में चलने के लिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 30 रुपये अगर सेव हुआ था तो भाई फाइनेंशियल सिस्टम उसको इन्वेस्ट कर दे, और वो भी तो दे ही रही है ना फर्म को। अल्टीमेटली वो पैसा इकोनॉमी में ही जा रहा है, तो फिर वो कंडीशन क्या निकल कर आ रहा है? वो वापस से बैलेंस्ड हो जा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जो भी सेविंग था वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। तो वही कंडीशन तो आप लिखते हो, S इक्वल्स टू आई, यानी कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सर्कुलर फ्लो बिल्कुल बैलेंस्ड मोड में चल रहा है आपका, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चल रही है, लीकेज बिल्कुल बराबर है इंजेक्शन के। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जब ऐसा कंडीशन आएगा इकोनॉमी में, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल सी बात है। और आपको एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल दिए जा सकते हैं, क्या हो अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से? तो भाई आपने समझ गए, यानी कि लीकेज ज़्यादा हो रही है। सेविंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है? लीकेज ज़्यादा हो रही है। लीकेज ज़्यादा होगा तो आपने क्या सीखा था अभी कि भाई साहब सर्कुलर फ्लो का साइज घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि सेविंग ज़्यादा हो रही है। लीकेज सर्कुलर फ्लो के साइज को घटाता है, उसके वजह से इकोनॉमिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। कम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है। और क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए सेविंग से? तो सर यानी कि इंजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सर्कुलर फ्लो का साइज बढ़ जाएगा। इकोनॉमी क्या करेगी? और भी ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अब दोनों प्रकार के कंडीशन को आप आसानी से टैकल कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये कंडीशन था आपका। और अगर इक्विलिब्रियम में जाना है तो सर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। देयरफॉर फॉर अ स्टेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल। बात समझ में आ गई? बिल्कुल वो इक्वल होना चाहिए, ये वाला कंडीशन आपको बता रहा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सब्सटीट्यूटिंग आई फॉर एस। गाइस आई फॉर एस कहने का मतलब क्या है? आपने आई इक्वल्स टू एस लिखा है ना, तो हमने पहला इक्वेशन क्या लिखा था? y इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो भाई साहब c प्लस एस की जगह i भी तो लिख सकते हैं, बताइए हमें। नहीं लिखा है s इक्वल्स टू आई, तो s की जगह हमने i लिख दिया। तो बस वही मैनिपुलेशन हो रहा होता है, और मैथमेटिक्स से हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या आ गया, कुछ नहीं आता है। अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ते हुए चलते हो ना, सारे टर्म्स को क्लियर करते हुए, तो परेशानी कुछ नहीं बचती। और स्टिल अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बताने के बाद कोई डाउट रहने वाली है। ओके। इक्वेशन 1 क्या बता रही थी? शोज दैट इनकम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो जो हमने इक्वेशन 1 ये देखा था, ये हमें फैक्टर इनकम्स के तौर पे इनकम के बारे में जानकारी दे रही है। और जो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है,
जो आप ये देख रहे हो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये हमें एक्सपेंडिचर के तौर पे बता रहा है और ये हमें इनकम के तौर पे बता रहा है। इनकम कंजम्पशन प्लस सेविंग और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, बात खत्म, यही थी। और इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं ना कि सी प्लस एस, क्योंकि y इक्वल्स टू सी प्लस एस है, इक्वल्स टू सर सी प्लस आई हो गया। सिंपल सी बात है, वही बात आएगा। और देखो, जब आप इसे फर्दर थोड़ा और ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाओगे ना, मुझे पता है बहुत लोग सोचेंगे सर सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल होगा तो वापस से एस इक्वल्स टू आई आ जाएगा। यही तो था आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझ में आ गई? तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इसीलिए बताना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे ट्रिपल आइडेंटिटी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो कभी कभी एमसीक्यू के तौर पे वो पूछ लेते हैं, है ना, कि 2 सेक्टर मॉडल में बताओ, जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडेड है, वहाँ पे ट्रिपल आइडेंटिटी का सही इक्वेशन क्या है? तो भाई वो ये है, ठीक है, सी प्लस एस इक्वल्स वाई इक्वल सी प्लस आई, क्योंकि सब किसके बराबर है? सब वाई के बराबर है। सिंपल, यही आपकी ट्रिपल आइडेंटिटी है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो फर्दर 2 सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स को समझने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखो 3 सेक्टर इकॉनमी, ठीक है, वो डायग्राम को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, 2 सेक्टर वाले को फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में, और बस केवल हम जोड़ने वाले हैं किसे? गवर्नमेंट को, ठीक है। अब नीचे आ गया गवर्नमेंट, गाइस गवर्नमेंट आ गया तो याद कीजिए सर, अब टैक्सेस भी आएगा सर, अब सब्सिडी भी आएगा। बात समझ में आ गई? टैक्स भी आएगा, सब्सिडी भी आएगा। अगर मैं कमाई कर रहा हूँ तो मुझे भी अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। किसे? गवर्नमेंट को। यानी कि हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ जाएगा क्या? हमारा इनकम टैक्स। सिंपल सी बात है। और मुझे ही, अगर मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ और सरकार यहाँ पे बनी है और उन्होंने बोला है कि महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा, तो भाई मेरे घर के महिलाओं को ही मिलने वाला है 2500 रुपये सरकार की तरफ से। बात समझ में आ गई? ऊपर का यहाँ तक जो सेक्शन देखोगे वो सब कुछ सेम है, जो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। मैं बस गवर्नमेंट का रोल बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल क्या है? 3 सेक्टर मॉडल है। तो हाउस होल्ड के बारे में आप समझ गए। हम जो टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमें ट्रांसफ़र पेमेंट भी देती है। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से सरकार को टैक्स फॉर्म्स भी देती है, इंटरप्राइज भी देती है, और सरकार बदले में उन्हें क्या देती है? सरकार बदले में उन्हें सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होता है गाइस? सपोज करो कि सरकार ने कोई एक ऐसा फॉर्म है जो कि बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं फैला रहा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं कर रहा। सरकार बोल रही है कि ये जो ऐसी फॉर्म है जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है, तो मैं सबसे 30 रुपये वसूल रहा हूँ टैक्स, मैं इससे केवल 15% ही वसूलूंगा। तो भाई साहब 15% का उसको छूट मिल गया ना एक तरीके से, तो यानी कि 15% की सब्सिडी मिल गई। तो ये जो 15% का पैसा एक तरीके से बच गया ना उससे, तो ये सब्सिडी भी किसे मिल रहा है भाई? फॉर्म को मिल रहा है। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई? अब एक बात को समझिए, सरकार उससे टैक्स तो ले रही है, लेकिन सरकार भी फॉर्म को कुछ देती है। जैसे कि मान लो कि सरकार को बहुत सारे क्या करने हैं? ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। बात समझ में आ गई? तो मान लो कोई एक फर्म है जो कि स्टील का कारोबार करता है और बनानी है उसे ब्रिज, तो सरकार भी तो परचेज़ करेगी, सरकार खुद थोड़ी बनाएगी। तो सरकार भी फर्म से परचेज़ जब करती है, तो जब भी हम किसी से परचेज़ करते हैं सामान, बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो भाई सरकार का भी तो खर्च जा रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज किसकी तरफ जा रहा है? फर्म के पास जा रहा है। इसीलिए एरो कहाँ है? एरो फॉर्म की तरफ है। सरकार से होता हुआ फॉर्म की तरफ चला गया, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे ब्रिजेस के ऊपर L&T लिखा होता है, यानी कि सरकार उस फॉर्म का क्या कर रही है? सर्विसेज को अवेल कर रही है। और कोई अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी करेगा, सरकार को बदले में पैसे खर्च करने होंगे। तो सरकार सर्विसेज ले रही है, बदले में पैसे खर्च कर रही है। तो बस सरकार का इतना सा रोल था। तो आप इसके सारे एक्सप्लेनेशन को वापस से देखकर बता सकते हो। अगेन वही सारी चीज़ है गाइस, यहाँ पे भी लीकेज होगा, यहाँ पे भी इंजेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सर यहाँ पे लीकेज कैसे होगा? ऊपर वाले सेक्शन में तो जब फिनेंशियल सेक्टर था 2 सेक्टर में, तो वहाँ पे सेविंग की वजह से हो रहा था। यहाँ पे किसकी वजह से लीकेज होगा? भाई यहाँ पे टैक्स की वजह से लीकेज होगा।
बात समझ में आ गई। जब भी सरकार टैक्स लगाएगी हमारे ऊपर, सपोज करो कि मैंने 130 रुपये कमाया और सरकार ने 30 रुपये ले लिया हमसे, तो मेरे पास तो 100 रुपये ही बचा ना खर्च करने को। 30 रुपये तो सरकार के पास चले गए, यानी कि सरकार के द्वारा टैक्स लगाने की वजह से मेरा जो इनकम था वो घट गया ना, वो तो रिड्यूस हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, लीकेज का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमाया, फैक्टर ने कमाया 130 रुपये, लेकिन फैक्टर अब खर्च केवल कर सकता है इकोनॉमी में 100 ही रुपये। तो भैया मेरा तो सर्कुलर फ्लो रिड्यूस हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने इसे सीख लिया, सिंपल सी बात है। तो टैक्स यहाँ पे लीकेज का काम कर रही होती है, ठीक है। और इंजेक्शन क्या है, अगेन सरकार ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है इकोनॉमी में तो भैया वो इंजेक्शन का काम कर रही होगी। हाँ, एक बात याद रखेंगे, अब यहाँ पे जो आप इक्वेशन बनाओगे तो ऊपर हम बना रहे थे क्या, y=c+s। अब यहाँ पे एक और फैक्टर जुड़ जाएगा जो कि है t, यानी कि टैक्सेस। तो ये होती है 3 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की आइडेंटिटी। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस बात को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। y= क्या होना चाहिए, c+s+t, यानी कि टैक्सेस। अब देखो लीकेज क्या है, मैंने क्या बताया, सेविंग और टैक्सेस ये दोनों बना के बनेंगे लीकेज। और इंजेक्शन क्या होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का खर्च, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम जो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, आ गया ना आपका इक्वेशन, c+s+t, और एक बनेगा आपका c+i+g, सिंपल सी बात है। और ये भी आपकी ट्रिपल आइडेंटिटी कहलाती है 3 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका 4 सेक्टर मॉडल। अब देखो गाइस ध्यान से, ये सेक्शन फिर से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, गवर्नमेंट वाले तक। मैंने चौथा जोड़ दिया एक्सटर्नल सेक्टर। अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यूजी और पीजी वाले को आमतौर पे एग्जामिनेशन में, उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसे ही ड्रॉ करने को दे दिया जाता है, ठीक है। और जिसने इसे ड्रॉ कर लिया, जिसने अभी तक समझ रखा है सारा कुछ को, बस एग्जामिनेशन में एक बार देखने भर की देर होती है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो आप देखो प्रॉपरली अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो मैंने चौथा सेक्टर लगा दिया, कौन था वो, एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि फॉरेन सेक्टर भी आप इसे बोलते हो। अब देखो ध्यान से, है तो वही फॉर्म्स और हाउस होल्ड, सिंपल सी बात है। अब देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड की तरफ क्या जा रहा है, देखो एरो इधर जा रहा है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। गाइस अगर मान लो मेरा कोई फैमिली का मेंबर विदेश में काम करता है, यूएस में काम करता है, मेरा बड़ा भाई है वो यूएस में काम करता है, तो वो अपने फैमिली को कैसे मदद करेगा, वहाँ से पैसे भेजेगा। यानी कि फॉरेन मार्केट पैसे भेज रही है, किसे भेज रही है, हाउस होल्ड को भेज रही है। तो वही तो है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। आप इसे रेमिटांस भी बोल सकते हो, है ना, रेमिटांसेस। बात समझ में आ गई। रेमिटांस क्या है, जो भी हमारे मूल्य के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसे भेज रहे हैं हमारे देश में, तो वो रेमिटांसेस कहलाती है, ठीक है। तो फॉरेन सेक्टर से भी तो आ रहा है पैसा हाउस होल्ड की तरफ। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इंडिकेशन क्या है, यहाँ से जाकर ये हाउस होल्ड के पास जा रहा है। अब देखो ध्यान से, यानी कि मान लेते हैं कि अब एक्सटर्नल सेक्टर में हम विदेश में जाकर काम कर रहे थे, तो बदले में हमें वो क्या दे रहा था, बदले में हमें वो पेमेंट दे रहा था, नेट फैक्टर पेमेंट्स। हमें वो पेमेंट कर रहा है, अल्टीमेटली हम विदेश में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बदले में एक्सटर्नल सेक्टर हमें क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। या फिर मान लीजिए कि हम वहाँ पे जाकर कुछ क्या कर रहे होते हैं, अब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर उनकी भी कुछ पॉलिसी है जो वो हमें ग्रांट करना चाहते हैं, तो वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है। जैसे सरकार यहाँ पे कर रही थी, भारत की सरकार, वैसे विदेश की सरकार हो सकता है कर रही हो हमारे लिए, तो अल्टीमेटली हमारे हाउस होल्ड में जा रहा है वो। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट और नेट फैक्टर पेमेंट्स वो दोनों हमारे तरफ ही जा रहा है। बात समझ में आ गई इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, ये सेक्शन तो एंड हो गया हाउस होल्ड वाला। अब देखो एक्सटर्नल सेक्टर से फॉर्म्स को क्या लेना देना है। अब ध्यान से देखिए, फॉर्म का गया यहाँ पे क्या, इम्पोर्ट पेमेंट्स। इम्पोर्ट पेमेंट कहने का मतलब क्या है गाइस, एक्सटर्नल सेक्टर ने कुछ ना कुछ मंगवाया है फर्म से। भाई हो सकता है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा चावल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसाला को प्रोड्यूस करता है, जो कि करता भी है, ठीक है। विदेश में इसकी एफिशिएंसी नहीं है, तो भारत से वो क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा, यानी कि वो मंगवाएगा, आयात करेगा।
तो जब आयात करेगा भाई साहब, तो वो इंपोर्ट का पेमेंट किसके पास गया? वो गया एक्सटर्नल सेक्टर के पास में। बात समझ में आ रही है? तो इंपोर्ट किया फर्म ने कुछ भी, तो बदले में पैसे किसको दे रहा है? वो एक्सटर्नल सेक्टर को दे रहा है, वो मंगवा रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे समझेंगे वरना कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो बेटर समझ पाएंगे। सपोज करो कि इससे ही मंगवा रहा है, इससे, है ना, फर्म ने मंगवाया कुछ, ठीक है। अब मान लो कि भाई मैंने ना मशीनरी मंगवा ली विदेश से। बात समझ में आ गई? मुझे आम से फ्रूटी बनानी थी, तो मैंने मंगवाया है ना, मैं तो भारत में रहता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, यहाँ पे मैंने मंगवाया, तो मैं कुछ पेमेंट करूँगा ना। किसे करूँगा? इसको करूँगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ चला गया इंडिकेशन, देखो ये एरो यहाँ से इंपोर्ट का पेमेंट, यानी कि जो मैंने मंगवाया है एक्सटर्नल सेक्टर से, मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल सेक्टर को चला गया। और अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ बेचा, ठीक है, या फिर मैंने मान लो कि एक्सटर्नल सेक्टर ने मुझसे कुछ मंगवाया, तो अल्टीमेटली क्या है? वो मुझे पैसा देगा। सिंपल सी बात है, वो एक्सपोर्ट रिसीट होगा, दैट्स इट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सटर्नल सेक्टर भी कुछ मंगवाएगा, बदले में वो पैसा मुझे देगा, मैं कुछ मंगवाऊंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो उसका भी आदान प्रदान होगा, दैट्स इट। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे था, सिंपल। तो इसे बस क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाउस होल्ड के केस में आपने देख लिया नेट फैक्टर पेमेंट्स, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। और फॉर्म के केस में फॉर्म या तो कुछ मंगवाता है या तो कुछ बेचता है। मंगवाएगा तो पैसे देगा, यानी कि इंपोर्ट का पेमेंट करेगा, और अगर उससे कुछ खरीदा जा रहा है तो भैया वो पैसे लेगा, यानी कि एक्सपोर्ट का रिसीट। सिंपल सी बात है, दैट्स इट। ये हो गया आपका 4 सेक्टर मॉडल, और ये कुछ नहीं था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपकी बदलेगी जो कि आइडेंटिटीज़ है। अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो आप इसे बता सकते हो। यहाँ पे आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू एस प्लस, सॉरी यहाँ पे आप ऐसे भी लिखो पहले स्टार्टिंग से, c प्लस एस प्लस टी प्लस एम। बात समझ में आ गई? m क्या है आपकी यहाँ पे? इम्पोर्ट है ना। y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, एक्स आपकी यहाँ पे एक्सपोर्ट है, यानी कि इंपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट होना चाहिए। जितने का मंगवाया उतना ही बेचा। बात समझ आ गई? बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी ट्रिपल आइडेंटिटी कहलाती है। बस इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो आपने 2 सेक्टर देख लिया, 3 सेक्टर देख लिया, और आपने 4 सेक्टर भी देख लिया। यहाँ पे लीकेज का काम क्या करेगा गाइस? अगर हम जब भी किसी से कोई सामान मंगवाते हैं तो बदले में पैसे देते हैं, यानी कि हमारे जेब से पैसे निकलकर किसी और के पास जाता है, इसीलिए तो इंपोर्ट क्या है हमारे लिए? वो लीकेज है। जैसे टैक्स हमारे लिए क्या था? लीकेज था। जैसे सेविंग क्या था? लीकेज था। तो अब देखो ध्यान से, लीकेज में सेविंग है, लीकेज में टैक्स है, लीकेज में इंपोर्ट है। सिमिलरली इंजेक्शन क्या था? फिनेंशियल सिस्टम के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्च। और एक्सपोर्ट, अगर हम किसी को कुछ बेचते हैं तो बदले में हमें पैसे मिलता है, किसी से कुछ खरीदते हैं तब हमारा पैसा जाता है, जो कि ये इंपोर्ट था। लेकिन हमने तो किसी को बेचा है ना, तो हमारे पास पैसे आएंगे, जो कि एक्सपोर्ट है। तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी ट्रिपल आइडेंटिटी है 4 सेक्टर मॉडल की, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है इकोनॉमिक टेरिटरी की, जिसे आप डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हो। अब ये क्या है गाइस? हम आम तौर पे समझते हैं ना कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो हम रहते हैं तो वही हमारी टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन आम तौर पे वैसा नहीं होता, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, ठीक है। ध्यान से देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब हम पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है? केवल पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं, बल्कि यूज्ड इन अ वाइडर सेंस टू इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। अब क्या क्या कंपोनेंट है भाई? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर टेरिटरी, यानी कि जो भी हमारी वाटर टेरिटरी आ रही है, एयर टेरिटरी आ रही है, वो सब कुछ जो भी एक बाउंड्री के अंतर्गत आ रहा है वो तो रहेगा ही। साथ ही साथ एम्बेसीज, है ना, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री बेसिस ऑफ अ कंट्री दैट इज लोकेटेड अब्रॉड। कहने का अर्थ क्या है? आप इंडियन एम्बेसी सुनते होंगे, जो कि हर एक कंट्री में मौजूद होता है आमतौर पे।
यूएस में भी है, यूके में भी है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हर जगह हमारी एम्बेसीज होती है। तो अगर इंडियन एम्बेसी यूएस में है, यूके में है, फ्रांस में है, ब्राज़ील में है, कहीं पे भी भारतीय एम्बेसी मौजूद है तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। और इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप सोचोगे सर वो तो विदेश में है, तो वो कैसे भारत के टेरिटरी का पार्ट बनेगा? तो इस बात को ध्यान रखिए, वो भारत के टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के तहत उसे देख रहे होते हैं तो। ठीक है। हाउएवर, हालांकि embassies, consulates and military bases of another countries located in domestic country are not included in the domestic territory। लेकिन अगर दूसरे ही उलट, ठीक है, यूएसए का अगर मान लो एम्बेसी भारत में मौजूद है, ब्राज़ील का एम्बेसी भारत में मौजूद है, तो वो भारत की टेरिटरी नहीं कहलाएगी, वो यूएस की ही टेरिटरी कहलाएगी, भले ही वो भारत में ही क्यों ना मौजूद हो। जैसे जब यूएस में भारत की एम्बेसी मौजूद थी तो हम उसे इंडियन टेरिटरी कह रहे थे, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी कह रहे थे। उसी प्रकार से अगर यूएस की एम्बेसी भारत में मौजूद है तो उसे यूएस की ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाएगा। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, अगर यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी भारत में मौजूद है, यानी कि यूएस की एम्बेसी भारत में मौजूद है और भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोग उस एम्बेसी में काम करते हैं, तो वो यहाँ के ही सिटीजन कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ के ही सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन अगर यूएसए के एम्बेसी जो भारत में मौजूद है, जो यहाँ से ऑपरेट कर रही है, और यूएसए वालों ने अपने सिटीजन को भेजा है भारत जाकर काम करो, तो हम उन फॉरेनर्स को भारतीय नहीं कह सकते। ठीक है, इस बात को बखूबी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये चीज़ें लिखी गई है। आप नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री किसे कहते हो? आमतौर पे एक नागरिक कौन है भारत का, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर टू द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दैट आर द रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, जो एक और एक से ज़्यादा साल तक वहाँ रह चुके हैं, इसी देश में रह चुके हैं, और उनका इंटरेस्ट जो है वो इसी देश में लाई करता है, यानी कि वो कमाई भी यहाँ करते हैं, खर्च भी यहाँ करते हैं, अपना पूरा प्रॉपर्टी भी भारत में रहकर ही भारत में ही बना रहे हैं। तो वैसे लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं भारत में। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, ऑल्दो इंटरनेशनल और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सच एज एम्बेसीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि जो फॉरेन की एम्बेसी भारत में है वो भारत की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाती। हाउएवर, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, जो कि भारत के रहने वाले नागरिक हैं, अगर उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भाई वो भारतीय नागरिक ही है, क्योंकि वो भले ही उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं बट वो भारत में ही काम कर रहे हैं ना। यूएस की एम्बेसी भारत में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, भारत के लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो भारत के लोग काम भी वहाँ करेंगे, कमाई भी करेंगे, पैसे भारत में ही खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी भारत में ही बनाएंगे, और उनका सेंटर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भारत में ही लाई करता है, एंड वाइस वर्सा, दैट्स इट। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। ना चाहते हुए भी ये थोड़ा लंबा हो गया, बिकॉज मुझे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने थे। मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता था, और मुझे जल्दबाजी होगी भी किस चीज़ की। ठीक है, मैं आपको वापस से रिकॉल करवा देता हूँ, जो कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। एक बार दोबारा अगर आप देख लोगे, चीज़ें बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाएंगी। और जिन लोगों को भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर वो CUET एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, इवन UG हो या फिर PG हो, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इग्नो फाइनेंस के साथ वो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि फर्दर जो भी वीडियोस यहाँ पे आते रहे आप उन्हें प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर सको। और फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।